दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में पहली बार घड़ी पे टाइम कैसे सेट किया गया था? या फिर ये कि बिजली के दो खंभों के बीच हमेशा ये तार लटकती क्यों रहती है? नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब एक मजेदार अंदाज में। तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। बिना कोई टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं इनक्रेडिबल फैक्ट्स का फैक्टिफाइड हिंदी पर आज का ये सफर। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि बिजली के दो खंभों के बीच तार हमेशा झूलता हुआ दिखाई देता है, और ऐसा देखकर कई लोग ये सोचते हैं कि इसे कसकर क्यों नहीं बांधा जाता, ये तारें झूलती क्यों रहती हैं? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिजली के दो खंभों के बीच के तार को वैसे तो कसकर ही बांधा जाता है, लेकिन हमें ये बिजली के तार झूलते हुए इनके वजन की वजह से दिखाई देते हैं, और अगर इन्हें और ज्यादा टाइट किया जाए तो ये टूट भी सकते हैं। इसके अलावा इससे जुड़ा एक और कारण भी है, जिसके मुताबिक जब सर्दियों में तापमान काफी नीचे चला जाता है, उस वक्त धातु के ये तार, जो आमतौर पर एल्यूमिनियम और स्टील से बनते हैं, तापमान में आई गिरावट के चलते सिकुड़ जाते हैं। इस सिद्धांत को साइंस की भाषा में थर्मल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इस स्थिति में तार अगर पूरी तरह से टाइट बांधी होगी तो मुमकिन है तारें टूट जाएं। चूंकि ट्रांसमिशन लाइन सैकड़ों किलोमीटर लंबी होती हैं, इसीलिए इससे भारी नुकसान भी हो सकता है। इसी प्रभाव को कम करने के लिए तारों को थोड़ा लटकाकर बांधा जाता है। साथ ही दो खंभों के बीच उनके लेवल से जितना नीचे तार को लटकाया जाता है, उसे एसएजी सैग कहते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इस सैग की वैल्यू इतनी रखते हैं जिससे तार अपना वजन और खंभों का जोर दोनों सह सके, और इसीलिए हमें ये तारें झूलती हुई नजर आती हैं। कुछ नया सीखा ना? फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, हजारों साल पहले घड़ी की जरूरत किसी को नहीं थी। मुर्गे की बांग और सूरज निकलने के साथ ही लोग अपना दिन शुरू करते थे और शाम तक अपने काम करके रात आराम करते थे। कोई ये नहीं पूछता था कि क्या टाइम हुआ है। वाटर क्लॉक्स और सैंड क्लॉक्स किसी टाइम फ्रेम को तो माप सकते थे, लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते थे। फिर दुनिया में आई मॉडर्न डे क्लॉक्स, जिन्होंने सबको एक यूनिवर्सल टाइम दिया। वैसे तो इसकी डेवलपमेंट में कई लॉकस्मिथ्स ने काम किया था, लेकिन इसका सबसे ज्यादा श्रेय दिया जाता है न्यूरमबर्ग जर्मनी के पीटर हाइनलेन को। उन्होंने ही मैकेनिकल वॉचेस की एक पूरी इंडस्ट्री बनाई, जो आज दुनिया में खरबों रुपए का बिजनेस बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले घड़ी में टाइम कैसे मिलाया गया होगा, इसे समझने से पहले हमें समझना होगा कि टाइम कोई नेचुरल या फिर ऑब्जेक्टिव चीज नहीं है। ये हमेशा रिलेटिव होती है। मतलब हम पृथ्वी पर कहां किस जगह में हैं, टाइम उस पर निर्भर करता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक टाइम कीपिंग एक झमेले भरा सौदा था। अकेले अमेरिकन रेलवेज लगभग 75 अलग अलग टाइम जोन्स फॉलो करती थी, और रशिया यूरोप से 13 दिन पीछे चलता था। फिर एक शख्स ने पूरी दुनिया को सिस्टमैटिक टाइम जोन्स में बांटने का विजन देखा। उसका नाम था सैनफर्ड फ्लेमिंग, जो एक स्कॉटिश कैनेडियन इंजीनियर था। 1884 में वॉशिंगटन अमेरिका में प्राइम मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पूरी दुनिया को 24 अलग अलग टाइम जोन्स में बांट दिया गया। रेफरेंस के लिए इंग्लैंड के ग्रीनविच को 0 लिया गया, टाइम जिसके 12 घंटे आगे या फिर पीछे हो सकता था। दोस्तों, आज हम इसी टाइम जोन सिस्टम को फॉलो करते हैं और ग्रीनविच मीन टाइम के 5.5 घंटे आगे के समय को अपना टाइम मानते हैं। इसीलिए सबसे पहली घड़ी कैसे सेट की गई होगी, इसके कोई मायने नहीं, क्योंकि तब घड़ी बनाने वाले के पास कोई रेफरेंस ही नहीं था और वो अपने मन मुताबिक इस टाइम को सेट कर सकता था। तो कुछ समझ आया? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, लेकिन दोस्तों, क्या आप इतिहास में इंसान की एक ऐसी गलती के बारे में जानते हैं जिसकी वजह से एक पूरी की पूरी झील ही धरती में समा गई थी? दरअसल 1980 के दशक में टेक्साको नाम की एक कंपनी तेल की खोज के लिए अमेरिका के पायनियर लेक से कुछ दूर पर खुदाई कर रही थी। ये खुदाई एक सॉल्ट माइन में हो रही थी, जो लेक के नीचे स्थित थी। लेकिन दोस्तों, एक गलत लोकेशन पर ड्रिलिंग करने पर जमीन में एक होल बन गया, जिस कारण जमीन के नीचे मौजूद नमक की एक बड़ी परत खिसक गई और इस लेक में एक वॉर्टेक्स बन गया, जिसमें सब कुछ समाने लगा। इस भंवर की वजह से 13 बिलियन लीटर पानी एक छेद में समा गया। इस भंवर में ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म्स, 11 नौकाएं, एक बोट, कई पेड़ और आसपास की 65 एकड़ की जमीन समा गई थी। और दोस्तों, देखते ही देखते 10 फीट गहरी मीठे पानी की ये झील 200 फीट की गहराई वाली खारे पानी की एक झील में बदल गई। हालांकि इस एक्सीडेंट का आधिकारिक तौर पर किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, लेकिन फिर भी टेक्साको कंपनी ने अपनी इस गलती के लिए 350 करोड़ रुपए का हर्जाना चुकाया था, और इस तरह
ये इतिहास में इंसान की कुछ सबसे महंगी गलतियों में शामिल हो गई। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आप सभी ने किसी ना किसी को कभी ना कभी फूल तो जरूर गिफ्ट किया होगा, खरीदकर नहीं तो तोड़कर ही सही। खैर, आपने फूलों की दुकान पर महंगे से महंगे फूल बिकते तो देखे होंगे, लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे महंगा फूल कौन सा है? अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। दोस्तों, साल 2006 तक दुनिया के सबसे कीमती फूल का खिताब शेनजन नोंग ऑर्किड के नाम था। ऑर्किड प्रजाति के इस दुर्लभ फूल को खिलने में 4 से 5 साल लगते हैं। इसका नाम इसे विकसित करने वाली शेनयन यूनिवर्सिटी के नाम पर रखा गया था, जो चीन में स्थित है। करीब 8 साल लगाकर इसे तैयार करने के बाद 2005 में एक नीलामी के दौरान करीब 15 लाख रुपए में बेचा गया था। फिर साल 2006 में एक गुलाब के फूल ने शेनगन नोंग के ऑर्किड से दुनिया का सबसे महंगा फूल होने का ताज छीन लिया, और इस फूल का नाम था दोस्तों जूलियट गुलाब, जिसकी कीमत है $3 मिलियन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि अपनी खुशबू और खूबसूरती के लिए फेमस जूलियट गुलाब 15 साल में सिर्फ एक बार खिलता है, और यही इसके बेशकीमती होने की सबसे बड़ी वजह है। हालांकि जूलियट रोज को इसके $3 मिलियन के प्राइस टैग से कम में भी खरीदा जा सकता है, लेकिन रोज ब्रीडर डेविड ऑस्टिन ने इस फूल की प्रजाति बनाने में $3 मिलियन या फिर 22 करोड़ रुपए खर्च किए थे, और इसीलिए इसे दुनिया का सबसे महंगा फूल माना जाता है। लेकिन आप भी अपने साथी को वायलेट रोज दें, ये जरूरी नहीं। खैर, अब बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 5। दुनिया के सबसे महंगे फूल के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे महंगी कार कौन सी है? फरारी? नहीं। रोल्स रॉयस? नहीं, वो भी नहीं। दोस्तों, ये कार्स महंगी जरूर है, लेकिन आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे महंगी कार का नाम है पगानी जोंडा HP बर्शेटा। दोस्तों, इटालियन कार मेकर पगानी की जोंडा सीरीज को रईसों का शौक माना जाता है, लेकिन HP बर्शेटा जोंडा सीरीज की सबसे खास कार है। 2017 में ये गाड़ी कंपनी के फाउंडर होरेशियो पागानी के 60वें जन्मदिन पर कंपनी की तरफ से गिफ्ट की गई थी। दोस्तों, इस गाड़ी की कीमत 121 करोड़ रुपए है, और दुनिया भर में ऐसी सिर्फ 3 ही गाड़ियां हैं, जिनमें से एक कंपनी फाउंडर के पास है, जबकि बाकी 2 बेची जा चुकी हैं। इस गाड़ी के साथ ही पागानी ने अपनी जोंडा सीरीज के प्रोडक्शन रन को भी खत्म कर दिया। लेकिन एक सफर का अंत दूसरे सफर की शुरुआत भी होती है, इसीलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, हम सभी एल्बर्ट आइंस्टाइन को एक महान वैज्ञानिक के रूप में याद करते हैं। साइंस की दुनिया को दिए गए अपने योगदानों के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यही नहीं, टाइम मैगजीन ने उन्हें 20वीं सदी का पर्सन ऑफ द सेंचुरी का खिताब भी दिया है। लेकिन दोस्तों, आप भी ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस महान वैज्ञानिक की निजी जिंदगी उतनी महान नहीं थी जितनी इनकी सामाजिक जिंदगी थी। दोस्तों, मिलेवा मारिक आइंस्टाइन की पहली पत्नी थी। एक रिपोर्ट में ये सामने आया है कि जब दोनों के रिश्ते में करवाहट आने लगी थी, तो आइंस्टाइन ने मिलेवा के साथ बहुत बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। दोनों के बीच विवाद ज्यादा बढ़ गया, तो आइंस्टाइन ने फैसला किया कि मिलेवा और वह दोनों सिर्फ अपने बच्चों के लिए एक साथ रहेंगे। लेकिन मिलेवा को साथ रखने के लिए आइंस्टाइन ने कई शर्तें लगा दी, जिनमें से कुछ ये थी कि मिलेवा को ये ध्यान रखना होगा कि आइंस्टाइन के कपड़े साफ हों और हमेशा सही क्रम में रखे हों। मिलेवा को आइंस्टाइन के सामने बात तक करने की आजादी नहीं थी। हर दिन मिलेवा को आइंस्टाइन के कमरे में तीनों समय भोजन पहुंचाना होगा। साथ ही आइंस्टाइन का कमरा और रिसर्च करने की जगह हमेशा साफ रखने की जिम्मेदारी भी मिलेवा की ही थी। आइंस्टाइन ने मिलेवा के सामने ये भी शर्त रखी थी कि उसे उनके साथ सभी व्यक्तिगत संबंधों को छोड़ना होगा, जैसे कि घर के अंदर उनके साथ बैठना, साथ बाहर जाना या फिर कहीं यात्रा पर जाना। ये सब जानने के बाद पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था कि सदी के सबसे महान वैज्ञानिक ने अपने जीवन साथी के साथ ऐसा सलूक क्यों किया। पर दोस्तों, किसी भी मशहूर शख्सियत के बारे में राय बनाना आसान है, लेकिन हम 100% कभी नहीं कह सकते कि निजी जिंदगी में किसी शख्स का व्यवहार कैसा रहता होगा। खैर, अब बढ़ते हैं आगे। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या आप दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का नाम जानते हैं? नहीं? गेस तो कीजिए। बात करें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की, तो बाहुबली 2 1400 करोड़ रुपए कमाकर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन मूवी है। तो वहीं पिछले साल तक 21,000 करोड़ रुपए की कमाई करके जेम्स कैमरून की अवतार दुनिया की हाईएस्ट अर्निंग मूवी थी। लेकिन अवतार से ये ताज छीना मार्वल्स की एवेंजर्स एंड गेम ने, जो एक ही साल में 22,000 करोड़ रुपए की कमाई करके बन गई दुनिया की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म। आखिर मूवीज भी तो एक बिजनेस ही है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, हम इंडियंस पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, और जब हम नासा में काम करने वाले भारतीय वैज्ञानिकों
और अमेरिका यूरोप में इंडियन ओरिजिन के सैकड़ों डॉक्टर्स के बारे में बात करते हैं तो गर्व से हमारी छातियां चौड़ी हो जाती हैं। लेकिन आज मैं आपको विदेश में रह रहे सौरभ उपाध्याय नाम के एक ऐसे शख्स की करतूत के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने अपनी करनी से हर भारतीय का सर शर्म से झुका दिया। दरअसल मार्च के महीने में दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात में कोरोना संक्रमित जमातियों के मिलने के बाद हमारे देश के प्रोपेगेंडा मीडिया चैनल्स ने जमातियों और मुसलमानों पर जम के जहर उगला। जनता में जहर बोने का काम ये देशद्रोही मीडिया चैनल्स कई सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार ये जहर भारत की सरहद के बाहर दुबई के शाही परिवार तक पहुंच गया, जिसके बाद हमारी जम के फजीहत हुई। हुआ क्या कि कुछ हफ्ते पहले दुबई में रहने वाले भारतीय बिजनेसमैन सौरभ उपाध्याय के कुछ ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट संयुक्त अरब अमीरात में सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगे। इन ट्वीट्स में सौरभ भारत में कोरोना का जिम्मेदार तबलीगियों को बता रहे थे और मुसलमानों को उनका बचाव करने का दोषी ठहरा रहे थे। सौरभ ने ये भी लिखा कि दुबई जैसे शहर भारत से आए हिंदू श्रमिकों ने ही बनाए हैं। इन वायरल स्क्रीनशॉट्स पर यूएई की राजकुमारी हिंद अल कासिमी की नजर पड़ी तो उन्होंने सौरभ उपाध्याय की सांप्रदायिक सोच का मुंह तोड़ जवाब दिया। 16 अप्रैल को उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि यूएई में जो भी नस्लभेद या भेदभाव करता पाया जाएगा उस पर भारी जुर्माना लगेगा और साथ ही देश छोड़ने के लिए भी कहा जाएगा। अपने दूसरे ट्वीट में अल कासिमी ने लिखा कि अरब का शाही परिवार भारतीयों को अपना अच्छा दोस्त मानता है, लेकिन किसी भी तरह की बेअदबी का स्वागत नहीं किया जा सकता। इस घटना के बाद कई और भी खाड़ी देशों ने खुलकर ये कहना शुरू कर दिया है कि भारत सरकार अपने यहाँ मुसलमानों के साथ हो रही गैर बराबरी पर गौर करे। दोस्तों, ऐसी घटनाओं से सीखते हुए हमें समझना होगा कि कट्टर सांप्रदायिक सोच हमें जमाने में आगे नहीं पीछे ही धकेल रही है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला रॉकेट एक साइकिल पर और पहला सैटेलाइट एक बैलगाड़ी पर ट्रांसपोर्ट किए गए थे? नहीं जानते? दरअसल स्पेस एक्सप्लोरेशन के शुरुआती दौर में भारत के वैज्ञानिकों के सामने ढेरों चुनौतियां थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के स्पेस मिशन की शुरुआत 1962 में विक्रम साराभाई के एक नामुमकिन से लगने वाले सपने के साथ शुरू हुई थी। विक्रम साराभाई ने ही रूस के स्पुतनिक लॉन्च के बाद नेहरू सरकार को स्पेस एक्सप्लोरेटरी प्रोग्राम की इंपॉर्टेंस समझाई, जिसके बाद डॉक्टर साराभाई की अध्यक्षता में नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च या फिर इनकोस्पार का गठन किया गया था। फिर इनकोस्पार का नाम 15 अगस्त 1969 को बदलकर इसरो कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि हमारे वैज्ञानिक अपने पहले सफर में अंतरिक्ष को मुट्ठी में करने के लिए साइकिल और बैलगाड़ी के जरिए निकले थे। यकीन नहीं होता, लेकिन भारतीय वैज्ञानिक अपने पहले रॉकेट को एक साइकिल पर लादकर प्रक्षेपण स्थल पर ले गए थे। इस मिशन का दूसरा रॉकेट काफी बड़ा और भारी था, जिसे एक बैलगाड़ी के सहारे प्रक्षेपण स्थल पर लाया गया। इससे भी ज्यादा हैरान ये करता है दोस्तों कि भारत ने अपने पहले रॉकेट के लिए नारियल के पेड़ों का एक लॉन्चिंग पैड बनाया था। उस समय इसरो के पास अपना दफ्तर तक नहीं था। एक कैथोलिक चर्च सेंट मैरी को मुख्य कार्यालय के रूप में इस्तेमाल करके हमारे वैज्ञानिक सारी प्लानिंग किया करते थे। निश्चित ही एक साइकिल पर रॉकेट ढोने से लेकर चांद और मंगल तक का इसरो का ये सफर किसी करिश्मे से कम नहीं। दोस्तों, इसरो जैसी स्पेस एजेंसीज हमारे देश की शान है। इनमें काम करने वाले वैज्ञानिकों को हमारे सलाम के साथ आज खत्म करते हैं दोस्तों फैक्टिफाइड पर ये सफर। उम्मीद है आपने कुछ तो नया जरूर सीखा होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को खुद तक ना रखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मिलेंगे एक नए एपिसोड में जल्द ही। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।